और अमेरिका मेजरमेंट करने के लिए, लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर के अनुपात को मापने के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा रेंट पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी डिसाइड करने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पुरानी व्यवस्था है, नहीं मत कर दे चल, बहुत ज्यादा इसमें अंधेरा आ रहा है। हाँ, बहुत पुरानी व्यवस्था है ये इंडेक्स नंबर की, और इससे हम जो है एक अनुमान लगा लेते हैं कि जो है क्या चेंजेस प्राइस लेवल में होने वाले हैं। तो प्राइस लेवल के अंदर होने वाले चेंजेस को मेजर करना हो, भविष्य के अंदर मूल्यों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या चीज की डिमांड बढ़ेगी, क्या चीज की प्राइस कम होगी, ये सब एनालिसिस करने के लिए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए हम जो है इंडेक्स नंबर बनाते हैं। इंडेक्स नंबर कई प्रकार के होते हैं, जो भी वेरिएबल आप कंसीडर करोगे उसका इंडेक्स नंबर बन जाएगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस वर्ल्ड में दो इंडेक्स नंबर पढ़े जाते हैं, एक प्राइस इंडेक्स नंबर और एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मूल्य और मात्रा सूचकांक हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी। और यही हमारे कोर्स में भी हमारे को दो ही करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कन्हैया तेरे को कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला बेटा? मिला कि नहीं मिला? कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन वेरिएंस का रूट होता है, और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड वेरिएंस का रूट होता है। ऐसा क्वेश्चन मत पूछ यार, तू को तेरे से बहुत उम्मीदें हैं, तेरा फोटो भी संभाल के रख रखा है, लगाएंगे आगे पोस्टर में। तू ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे काम चलेगा राजा, बता मेरे को। प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो प्राइस इंडेक्स नंबर को P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 रिप्रेजेंट दी बेस ईयर एंड 1 रिप्रेजेंट दी करंट ईयर, और Q01 को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, 0 रिप्रेजेंट दी बेस ईयर एंड 1 रिप्रेजेंट दी, तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाता है। ठीक, नोट्स में सब दिया हुआ है इंडेक्स नंबर, उसके यूजेस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी दोष क्या हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, वो आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है। एक पेज के अंदर सारा मामला सलट रहा है, उस पेज को आपको 3 बार जल्दी जल्दी पढ़ना है। ठीक, मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी भी आप पढ़ेंगे तो 5 मिनट में उसको 3 बार पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ना है केवल। ठीक है साहब, इंडेक्स नंबर को बनाने की 4 मेथड्स होती हैं। पहली मेथड का नाम है सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है P01 बराबर समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर। समेशन ऑफ P1 का मतलब टोटल प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड समेशन ऑफ P0 का मतलब टोटल प्राइस ऑफ बेस ईयर, वो ऊपर करंट ईयर। तो इस तरह से सिंपल सा एक इसका फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है, उसमें होता है P01 बराबर समेशन ऑफ P1W अपॉन समेशन ऑफ P0W मल्टीप्लाई बाय 100। सीधी सी बात है, ऊपर वाले में सिंपल मीन यूज किया, नीचे वाले में वेटेड मीन यूज किया। और वेट आप कुछ भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंस के आधार पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर लिख करके आप वेट दे सकते हो। तीसरी मेथड का नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसमें हम इंडिविजुअल हर एक वैल्यू का अलग अलग इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं और फिर उसका मीन निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाता है P01 समेशन ऑफ R अपॉन N। R जो है वो प्राइस रिलेटिव कहलाता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। N का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो, ये उसके तीसरे नंबर का फार्मूला है। इसको प्राइस रिलेटिव मेथड बोलते हैं। और चौथी होती है वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, उसको हम प्राइस रिलेटिव मेथड बोलते हैं वेटेड। तो इसके अंदर जो है वो समेशन ऑफ P01 बराबर समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W आ जाता है। ठीक, ये 4 मेथड होती है। प्राइस रिलेटिव निकाल लो, W का मल्टीप्लाई करके टोटल लगा लो, टोटल W से डिवाइड करो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया प्राइस इंडेक्स नंबर निकालिए, तो मेथड का नाम दे देते हैं,
कि प्राइस रिलेटिव लगाइए, सिंपल एग्रीगेटिव से निकालिए या वेटेड एग्रीगेटिव से निकालिए। जब भी वेटेड एग्रीगेटिव देंगे तो वेट अपने को दिया हुआ रहेगा, अपने को वेट अपनी तरफ से नहीं लगाना है, क्वेश्चन में वेट अपने को गिवन रहता है। तो पहले भाग में हम इंडेक्स नंबर में 4 मेथड पढ़ते हैं, इन्हें 4 फॉर्मूले हो गए अपने, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये 4 मेथड्स अपने को पढ़ना है पहले भाग में। दूसरे भाग में फिर हम वेटेड इंडेक्स नंबर फॉर्मूले पढ़ते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं। उन्होंने ये कंसीडर किया कि P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1W अपॉन समेशन ऑफ P0W मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक अच्छी मेथड हो सकती है, क्योंकि हर वस्तु का महत्व अलग अलग होता है, उसकी प्राइस अलग अलग होती है। तो अगर हम उसको सिंपल मीन से काम चलाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उनको वेटेड मीन यूज करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। अब मुद्दा ये आ रहा था कि वेट क्या करें, क्योंकि वेट एवरेज मीन जो है, वेटेड मीन जो है, वो तो फेल ही वेट के चक्कर में हुआ। तो वहां पे भी वेट डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कैसे वेट करें। तो यहां पर अभी क्या करें, तो उनने कुछ लोगों ने एग्री किया कि यार अपन डब्ल्यू को क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो प्राइस बहुत कुछ मामलों में क्वांटिटी से सीधे सीधे इफेक्टेड होती है, तो डब्ल्यू की जगह क्वांटिटी आ जाना चाहिए। ये तय हो गया। अब क्वांटिटी में फिर समस्या आ गई कि 2 हैं, एक Q0 है और एक Q1 है, एक बेस ईयर की क्वांटिटी है और एक करंट ईयर की क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी फॉर्मूले में रखी जाए जिससे अपना काम थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। तो इसको लेकर के फिर 6 फार्मूले बन जाते हैं। पहला फार्मूला बनता है लास्पारेज इंडेक्स नंबर, लास्पारे का इंडेक्स नंबर। इन्होंने W की जगह पे Q0 रख लिया फार्मूले में। इनका फार्मूला बन गया समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 लास्पारेज इंडेक्स नंबर। इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। ये अपवर्ड बायस्ड होता है, एक्चुअल जहां मिलना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर मिलता है। अब इसके रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन कि कौन सा इंडेक्स नंबर ऐसा है जो बेस ईयर क्वांटिटी को वेट के रूप में यूज करता है। विच इंडेक्स नंबर यूज बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, तो लास्पारेज इंडेक्स नंबर। दूसरा इसका थ्योरी क्वेश्चन क्या, विच इंडेक्स नंबर इज अपवर्ड बायस्ड, तो लास्पारेज इंडेक्स नंबर। तीसरा इसका थ्योरी क्वेश्चन क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर किसको बोला जाता है, तो लास्पारेज इंडेक्स नंबर को बोला जाता है। बात खत्म। इससे रिलेटेड 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही बनते हैं, ठीक। दूसरा आता है फिर पाशे का इंडेक्स नंबर। पाशेज इंडेक्स नंबर उन्होंने W की जगह पे Q1 ले लिया। वो करंट ईयर क्वांटिटी को रखना चाहते थे वेट के रूप में, तो उनका फॉर्मूला बन गया P01 समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इनका फार्मूला लास्पारे का अगर अपवर्ड बायस्ड होता है तो पाशे का फार्मूला जो है वो डाउनवर्ड बायस्ड होता है। तीसरे नंबर पे फिर आते हैं ड्रॉबिश बाउले। तो ड्रॉबिश बाउले इंडेक्स नंबर में उन्होंने जो है बोला कि आप W की जगह पे आप इन दोनों का लास्पारे और पाशे का मीन ले लो, मीन ऑफ लास्पारेज एंड पाशेज इंडेक्स नंबर। क्योंकि लास्पारे का अगर अपवर्ड बायस्ड है तो पाशे का डाउनवर्ड बायस्ड है, तो इन दोनों का मीन ले लेंगे तो मामला कुछ सलट जाएगा। तो उन्होंने इन दोनों को जोड़ करके और इनको 2 से डिवाइड कर दिया। ये लास्पारेज इंडेक्स नंबर हो गया, ये पाशेज इंडेक्स नंबर हो गया, और उन्होंने दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो ये क्या कहलाया, ड्रॉबिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर, मीन ऑफ लास्पारेज एंड पाशेज इंडेक्स नंबर। इकलौता एकमात्र थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनता है कि विच इंडेक्स नंबर इज द मीन ऑफ लास्पारेज एंड पाशेज इंडेक्स नंबर। तो जवाब होगा कौन, ड्रॉबिश बाउले। फिर मार्शल एडवर्थ आ गए। तो मार्शल एडवर्थ ने जो है वो नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम जो है W की जगह पे Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 रखेंगे। हम ना लास्पारे और पाशे का इंडेक्स नंबर का मीन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है दोनों Q0 और Q1, बेटा स्टार्टिंग से पढ़, कब से लिंक मिलती तुमको लेट, अभी तो शुरू किया 10 मिनट पहले ही। जहां से आप पढ़ रहे हो बस वहीं से शुरू किया, समझ लो आप। तो W की जगह पे Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 ले आते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है कि P01 बराबर समेशन ऑफ P1
और यहाँ आ जाएगा Q0 प्लस Q1 अपॉन 2, फिर आ जाएगा नीचे समेशन ऑफ P0 और Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय 100, और 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज दी मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर ये चारों टोटल आपको मालूम है तो आप मार्शल एडवर्थ का इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो, या आप रॉबिश बाउले का भी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो, आप लास्पारे और पाशे का इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हो। तो आमतौर पर या तो ये चारों दे देते हैं या फिर ये चारों टोटल दे देते हैं, और सीधा सीधा पूछ ही ना है सालों साल से। कभी लास्पेरे का पूछ लेते हैं, कभी पाशे का पूछ लेते हैं, कभी फिशर का पूछ लेते हैं। तो चौथा फार्मूला हो गया मार्शल एडवर्थ का, पांचवा हो गया वॉल्श का, ये कभी भी नहीं पूछा गया, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। वॉल्श साहब बोलते हैं कि W की जगह पे हम ज्योमेट्रिक मीन ले लें Q0 और Q1 का। इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, मीन की जगह किसको ले आए, मीन की जगह पे क्यों, मीन की जगह पे ज्योमेट्रिक मीन को इसलिए लेके आए, इस लॉजिक के साथ लेके आए कि भैया जब रेट और रेशो का मामला होता है, परसेंटेज का मामला होता है, तो आप पहले से चिल्ला रहे हो, यूल साहब के जमाने से कह रहे हो कि रेट रेशो और परसेंटेज के मामले में ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अरिथमेटिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को क्यों नहीं पूछ रहे हो भैया? तो बजाय सिंपल मीन के क्या रखना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन रखना चाहिए। उनके अपना लॉजिक था। तो ये तो अच्छा हुआ इतने ही थे, 25-50 होते तो अपन 25-50 फार्मूले पढ़ रहे होते अभी। ठीक, तो P01 बराबर है, केले साहब का फार्मूला भी है जो कि अपन पढ़ते नहीं है। तो समेशन ऑफ P1 और ये हो जाता है अंडर रूट Q0 Q1, और नीचे आता है फिर समेशन ऑफ P0 फिर अंडर रूट Q0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्श का प्राइस इंडेक्स नंबर। वॉल्श के फार्मूले में नया क्या है, वॉल्श के फार्मूले में नया यह है कि वॉल्श जो है वो अरिथमेटिक मीन की जगह पे किसको ले आया, ज्योमेट्रिक मीन को। आखिरी में आ गए इरविंग फिशर साहब, और इरविंग फिशर साहब ने आइडियल फार्मूला पेश कर दिया, सबकी खिचड़ी बना दी उनने, सबको सेट करा कि तेरा ये ले लूंगा, तेरा ये ले लूंगा। लास्परे को बोला Q0 चाहिए ना, ले लिया। पाशे को बोला Q1 चाहिए ना, ले लिया। रॉबिश बाउले ने बोला मीन चाहिए ना, हो भी है। वॉल्श ने बोला ज्योमेट्रिक मीन ना, तो हो भी है। सब मिला मुलू के खिचड़ी तैयार कर दी फिशर साहब ने, और महान बन गए। इसलिए बोला जाता है इरविंग फिशर का आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर, महान इरविंग फिशर का आदर्श सूचकांक। ठीक, तो वो बन जाता है P01 बराबर अंडर रूट समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q। आगे वाला लास्परे है, पीछे वाला पाशे है, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्परेज एंड पाशेज इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर लास्परे और पाशे के फॉर्मूले का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। भाई उनका ये कहना था कि ये जो है लास्परे ये थोड़ा ऊपर आ रहा है और पाशे जो है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो बीच में आ जाएंगे, तो जो बायसनेस है वो खत्म हो जाएगी। जो लास्परे अपवर्ड बायस जा रहा है, पाशे डाउनवर्ड बायस जा रहा है, तो उस बायसनेस को खत्म करने के लिए उनने उसका क्या निकाल लिया, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। तो फिशर इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर हो गया। क्यों हो गया? नंबर 1, फिशर इंडेक्स नंबर Q0 और Q1 दोनों को यूज कर रहा है एज ए वेट। फिशर साहब ने अपने फार्मूले में बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी दोनों को वेट के रूप में यूज किया, तो मामला ही खत्म हो गया, दोनों आ गए। दूसरी बात, फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन को एवरेज के रूप में यूज किया। तीसरी बात, फिशर का फार्मूला अनबायस्ड है, उसमें बायसनेस नहीं है। और चौथी बात और महत्वपूर्ण बात, बाद में इन फिशर साहब ने सोचा कि यार कुछ और टेका लगा दिया जाए अपने फार्मूले को, इससे तो अपन ने अच्छा कर ही लिया है, सबका माल मिला के अपना माल तैयार कर लिया है, अब इसको बेच भी दो और थोड़ी इसकी मार्केटिंग अच्छी कर लो। उस मार्केटिंग अच्छी करने के चक्कर में उनने 2 टेस्ट बना दिए। एक टेस्ट कहलाया टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक कहलाया
फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और ये दोनों टेस्ट उनने ये चैलेंज कर दिया सबको कि भैया अगर तुम अच्छे इंडेक्स नंबर का फार्मूला अपना घोषित करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करके दिखाओ। मेरा फार्मूला तो इन दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। तो इस तरह से इन चार कारणों से फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो क्या कहलाता है, आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है। ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से फिशर से निकलेंगे। 10 क्वेश्चन गिना देता हूं, 11वां बनेगा नहीं। न्यूमरिकल के नाम पे P0 Q0 P1 Q1 दे देंगे, बोलेंगे लास्पारे निकालो, कभी बोलेंगे पाशे निकालो, कभी बोलेंगे फिशर निकालो। आपको टेबल बनानी है, कैलकुलेटर चलाना है, टोटल निकालना है, फार्म में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। मेरे लिए कोई क्रांतिकारी विचार आपके मन में आने नहीं चाहिए, ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं। मैंने जो बताना तो बता दिया। फार्मूले आपको याद नहीं हो रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, आप इसी ऑर्डर में याद करो जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले आप Q0 को रखो W की जगह पे, किसको रखोगे, Q0 को रखोगे W की जगह पे। फिर अगले वाले में Q1 को रखोगे W की जगह पे। फिर उसके अगले वाले में पहले Q0 को रखोगे, अरे यार ऐसी की तीसी इसकी तो पहले रखोगे Q0, फिर रखोगे Q1, बोलो हाँ कि ना। पहले लास्ट पर है, फिर पाशे। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ाया, ड्रॉबिश बाउले। तो ड्रॉबिश बाउले में Q0 प्लस Q1 नहीं, लास्ट पर और पाशे के फॉर्मूले का मीन निकाल दो। फिर मार्शल एरर में W की जगह पे Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 रखना है। फिर वॉल्स ले आया W की जगह पे अंडर रूट Q0 Q1। सब में P1 और P0 तो एक ही जगह पे सेट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जो भी चेंज हो रहा है वो वेट में हो रहा है। और आखिरी में कौन आ गए साहब, फिशर। तो फिशर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लास्पारेज इनटू पाशेज। अब अगर अपन पिछली परीक्षाओं पे नजर मारें तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल के नाम पे तो लास्पारे, पाशे और फिशर सबसे ज्यादा पूछे गए। दूसरा न्यूमेरिकल आता है कि वो लास्पारे, पाशे और फिशर में से कोई दो दे देते हैं और तीसरा निकालने का बोल देते हैं। अगर आपको लास्पारे मालूम है और पाशे, लास्पारे 150 है, पाशे 1 से 60 है, तो फिशर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे तो कौन आ जाएगा, फिशर आ जाएगा। ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में वो पूछते हैं। न्यूमेरिकल के नाम पे यही है, और न्यूमेरिकल के नाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम, ठीक। उसके बाद थ्योरी की बात करें तो कौन सा फार्मूला अपवर्ड बायस्ड है, कौन सा फार्मूला डाउनवर्ड बायस्ड है, कौन सा फार्मूला अनबायस्ड है, कौन सा फार्मूला आइडियल फार्मूला कहलाता है, कौन सा फार्मूला टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाइड करता है, फिशर करता है, कौन सा फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन को यूज करता है। तो उसमें वॉल्श और फिशर दोनों का ऑप्शन होगा तो बोथ पे जाएंगे, नहीं होगा तो फिर फिशर पे जाएंगे। वॉल्श को कोई पूछता नहीं, बिकॉज वॉल्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस कम है। पहले के जमाने में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि कैलकुलेशन किसका इजी है, क्योंकि डेफिनेटली जिसका कैलकुलेशन इजी होगा वही ज्यादा पॉपुलर होगा, लोग उसी के साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे जिसका कैलकुलेशन सिंपल है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद कौन सा फार्मूला लास्पर और पाशे के फार्मूले का अरिथमेटिक मीन है, तो ड्रॉबिश बाउले। कौन सा फार्मूला लास्पर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन है, तो फिशर। कौन सा फार्मूला Q0 और Q1 दोनों को यूज करता है, तो वॉल्श और फिशर दोनों करते हैं, लेकिन हमारा आंसर फिशर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये 8, 10, 12 क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल बनते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट का टॉपिक है ये, 10 से 15 मिनट दे दो, 4 बार फॉर्मूले देख लो, काम खत्म। आगे बढ़े। पहले भाग में 4 मेथड, दूसरे भाग में 6 फॉर्मूले, ठीक। तीसरे भाग में आ गए टेस्ट, इनको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, उत्कृष्टता परीक्षण। किसी भी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले की एडिक्वेसी को चेक करने के लिए ये टेस्ट बनाए गए हैं। अब हम टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी बोल सकते हैं, पर उनको नाम दिया गया है टेस्ट ऑफ
एडिक्वेसी, अपनी उत्कृष्टता साबित कीजिए, अपनी सुपीरियरिटी साबित कीजिए कि आप इतने फॉर्मूले बना दिए तो अच्छा फॉर्मूला कौन। उसके लिए बनाए गए 4 टेस्ट। पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की सबसे अच्छी व्यवस्था ये रहती है कि लिखने को नहीं बोला जाता है। क्या आप बताइए कि यूनिट टेस्ट क्या है, वो ये क्या पूछेंगे। यूनिट टेस्ट ये बताता है, यूनिट टेस्ट का ये कहना था कि एक अच्छा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हम वो मानेंगे जो यूनिट लेस होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो इंडेक्स नंबर तो खुद ही अपने आप में परसेंटेज है, तो वो यूनिट में कहां से एक्सप्रेस होगा। सारे ही इंडेक्स नंबर परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही फॉर्मूले, सारी ही मेथड यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाइड करती है। ऑल इंडेक्स नंबर फार्मूला एंड ऑल इंडेक्स नंबर मेथड सेटिस्फाइड द टाइम रिवर्सल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सॉरी यूनिट टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट लेके आए फिशर साहब, फैक्टर नहीं, टाइम रिवर्सल टेस्ट। और टाइम रिवर्सल टेस्ट फिशर साहब का कहना यह था कि अगर हम टाइम को इंटरचेंज करें, बेस ईयर और करंट ईयर है, तो इसको बेस मान लें और इसको करंट मान लें, टाइम को इंटरचेंज करेंगे तो इंडेक्स नंबर भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। अगर आपने 0 को बेस मान के इंडेक्स नंबर बनाया और फिर 1 को बेस मान के 0 के लिए इंडेक्स नंबर बनाया, तो दोनों इंडेक्स नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सिंबॉलिकल, अब फिर वही लिखने को तो आएगा नहीं, ये सिंबॉलिकल दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये कौन सा टेस्ट है, तो अपन बता दो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है और एक नंबर लो और निकलो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन कौन सा फार्मूला और कौन कौन सी मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाइड करती है। तो 2 फार्मूले हैं, एक तो फिशर का फार्मूला और एक मार्शल एडवर्थ का फार्मूला। 2 फार्मूले सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा 2 मेथड है। एक मेथड का नाम है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या नाम है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अपन ने नहीं पढ़ी, जैसे 50 मेथड है, कितनी पढ़ते बैठेंगे। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और एक एग्रीगेट मेथड विथ फिक्स्ड वेट, एग्रीगेट मेथड विथ फिक्स वेट, फिक्स वेट के साथ एग्रीगेट मेथड। ये दोनों मेथड ऐसी हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करती हैं। तो कुल मिलाकर के 4 बातें हो गई। नंबर 1 फिशर, नंबर 2 मार्शल एडवर्थ, नंबर 3 सिंपल एग्रीगेटिव मेथड विथ फिक्स्ड वेट और एक सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये चारों मेथड और फॉर्मूले जो मिलकर के टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन थ्योरेटिकल 2-3 बनते हैं, या तो ये दे दिया पूछ लिया ये कौन सा टेस्ट है, या पूछ लिया कि फिशर का फार्मूला कौन से टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, तो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को करता है। और ये 4 मेथड है, ये भी सेटिस्फाइड करती है। अगला जो टेस्ट फिर फिशर साहब ने दिया जिसका नाम है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या नाम है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इंडेक्स नंबर के फार्मूले में कुल मिला के 2 बातें होती हैं, कोई भी फार्मूला उठा लो, एक तो टाइम और दूसरा फैक्टर। टाइम मतलब बेस ईयर और करंट ईयर, फैक्टर मतलब प्राइस और क्वांटिटी। तो पहले वाले मामले में उन्होंने टाइम को इंटरचेंज कर लिया था, अब दूसरे वाले मामले में वो इसको इंटरचेंज करने की फिराक में है, प्राइस और क्वांटिटी को इंटरचेंज करने की फिराक में। उनका ये कहना है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर लें और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लें, मतलब पी और क्यू को इंटरचेंज कर दें, तो बदले में हमको समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मिलना चाहिए, और ये कहलाता है ट्रू वैल्यू रेशो। इसको क्या नाम दे दिया उनने, ट्रू वैल्यू रेशो। ये ट्रू वैल्यू रेशो कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर आप प्राइस और क्वांटिटी को इंटरचेंज करोगे तो बदले में आपको मिलेगा टोटल प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन टोटल प्राइस ऑफ बेस ईयर।
हेलो हेलो, संस्कार पानी लेके आ जाए यार, दवा लेनी है। हाँ, तो ट्रू वैल्यू रेशो कहलाता है। अब ये देखो, ये तो वही जानते हैं, कौन? फिशर साहब। कि पहले उनने टेस्ट बनाया, बाद में चेक किया, कि पहले फॉर्मूले से करके देख लिया, बाद में टेस्ट बना दिया। ये इसकी सच्चाई आदरणीय श्री फिशर साहब को मालूम है। लेकिन उनने तो कह दिया भैया मेरा फॉर्मूला तो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। दिस इज द सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर, सॉरी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइम रिवर्सिबल टेस्ट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें दो बार आप ध्यान से देख लोगे तो याद हो जाएगा, याद करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। फिशर इंडेक्स नंबर दुनिया का इकलौता ऐसा इंडेक्स नंबर है जो फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को तो भी 4 करते हैं, लेकिन फैक्टर को केवल 1 करता है, और उसका नाम क्या है? फिशर इंडेक्स नंबर। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि फिशर का इंडेक्स नंबर यूनिट टेस्ट को भी कर रहा है, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को भी कर रहा है, और फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को भी कर रहा है। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को भी कर रहा है, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को भी कर रहा है, और सारे फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करने वाला कौन? सारे टेस्ट को सेटिस्फाइड करने वाला कौन? फिशर। अरे, इसी क्लास के हो क्या? हाँ, उसको तो मैं पहचानता हूँ, तेरे को अभी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अभी। बैठो। अच्छा लगा आप आए, इसे आते रहें तो अच्छा लगेगा। चलिए साहब आगे बढ़े। अब बचा कौन सा एक आखिरी टेस्ट? सर्कुलर टेस्ट। अब सर्कुलर टेस्ट को टाइम रिवर्सिबल टेस्ट का एक्सटेंशन बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। विच टेस्ट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सिबल टेस्ट? तो आंसर आएगा सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट में वो बोल रहे हैं 0 को बेस मान के 1 के लिए बनाओ, 1 को बेस मान के 2 के लिए बनाओ, 2 को बेस मान के 3 के लिए बनाओ, 3 को बेस मान के 0 के लिए बनाओ, सबका मल्टीप्लाई कर दो, बदले में 1 मिलना चाहिए। ये सर्कुलर टेस्ट, घूम फिर करके वापस 0 से शुरू होकर 0 पे ही आ गए, तो दिस इज नोन एज सर्कुलर टेस्ट। कोई फार्मूला, कोई मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करती है, सिवाय दो मेथड के, जिनके नाम है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड एग्रीगेट मेथड विथ फिक्स्ड वेट। ये दोनों मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाइड करती है, जो पहले अपन ने टाइम डिविजिबल टेस्ट में लिखी। बाकी कोई फार्मूला इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। सारे फॉर्मूले जिस टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं वो यूनिट टेस्ट है, और सारे फॉर्मूले जिस टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करते वो सर्कुलर टेस्ट है। फॉर्मूले अलग है, हालांकि मेथड में भी फॉर्मूले ही हैं, पर ये 6 फॉर्मूले हमने जो पढ़े ये वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। इन 6 में से कोई भी सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करने की स्थिति में नहीं है। समझ में आया? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी? 4। कितने? 4। कौन सा टेस्ट ऐसा है जो सारे फार्मूले को सेटिस्फाइड करता है? तो यूनिट टेस्ट। कौन सा टेस्ट ऐसा है जो किसी भी फार्मूले, कोई भी फार्मूला उसको सेटिस्फाइड नहीं करता? सर्कुलर टेस्ट। टाइम रिवर्सिबल को टेस्ट करने वाला मार्शल, एडवर्थ और फिशर। फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाइड करने वाला केवल फिशर। दोनों टेस्ट को सेटिस्फाइड करने वाला केवल फिशर। P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, कौन सा टेस्ट? टाइम रिवर्सल टेस्ट। P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, कौन सा टेस्ट? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1, कौन सा टेस्ट? सर्कुलर टेस्ट। देख के याद आ जाएगा, मतलब आप घर जाके इसको दोबारा नहीं भी पढ़ोगे तो भी याद आ जाएगा एग्जाम में कि ये कौन सा टेस्ट है। ठीक है साहब, आगे बढ़ जाएं क्या? पहले भाग में पढ़े 4 फार्मूले,
दूसरे भाग में पढ़े छह फार्मूले, और ये 4 मेथड्स थी, ये 6 फार्मूले थे, और फिर पढ़े 4 टेस्ट। इतना टॉपिक मिला करके इस चैप्टर का 70% मामला कवर कर लेते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद यदा कदा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उसमें एक आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक होता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, एक होता है चेन बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस में हम किसी एक ईयर को फिक्स करके बाकी के लिए इंडेक्स नंबर बना लेते हैं। चेन बेस में हम हर नई करंट ईयर के लिए पिछले ईयर को क्या मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं, और लिंक रिलेटिव निकाले जाते हैं, और लिंक रिलेटिव की सहायता से चेन बेस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 फार्मूले ये और बढ़ गए। उसके बाद 2 फार्मूले बढ़ गए, कन्वर्जन ऑफ एफबीआई टू सीबीआई। एफबीआई को सीबीआई में बदल सकते हैं और सीबीआई को एफबीआई में बदल सकते हैं। तो 2 फार्मूले तो इनके और 2 फार्मूले इनके कन्वर्जन के, ऐसे करके चौथे भाग में 4 फार्मूले और बढ़ गए साहब। एक एफबीआई का फार्मूला, एक सीबीआई का फार्मूला, एक एफबीआई का सीबीआई में कन्वर्जन, और एक सीबीआई का एफबीआई में कन्वर्जन। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एफबीआई सीबीआई के बाद, वो आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। कि आप ये इंडेक्स नंबर ये मेजर करता है कि पर्टिकुलर क्लास के लोग, वर्ग विशेष के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंज आया। भाई प्राइस बढ़ी, इनकम भी बढ़ना चाहिए। अपने अच्छी खासी बीकॉम की एग्जाम चल रही थी, बोलो हाँ कि ना, शर्मा जी बताओ। शर्मा जी ने धुआंधार तरीके से पेपर दे दिए थे, आग लगा दी थी। यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में आने ही वाले थे वो, और साला यूनिवर्सिटी वालों ने हड़ताल कर दी। ये तू लेके नहीं गई श्रुति, स्तुति क्या नाम है, खंडेलवाल, ले जा यार ये। हाँ मेरे पास 2 हो गए, मैं कंफ्यूज हो गया, ये रखे रखे 2 कैसे हो गए। ये ले, वो कल क्या मेरे को जरूरत थी, मंगा लिया था, अब जरूरत नहीं हम लोग। तो अब क्यों चले गए साहब वो हड़ताल पे, क्या जरूरत थी उनकी? जरूरत ये थी, एक मिनट है, मित्तल सर का फोन है, उठा लूं जरा। हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ इधर ही हूँ, 104 में। अच्छा ब्रेक नहीं दूं? हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो हड़ताल पर, अरे पानी कब लाएगा? बेहोश होके गिर पड़ूं क्या मैं? सारी जिम्मेदारी तेरी फिर आगे की। बच्चों को मैंने समझा दिया कि कैसे दौड़ लगानी और क्या माहौल बनाना, देख ले फिर। और मेरी बीबी को मालूम पड़ गया कि उसका पति बेहोश हो गया क्लास में, वो कहाँ कहाँ आग लगाई कि तेरे को मालूम नहीं। पानी नहीं पिला रहा है यार, बताओ मेरे को। इसको सुबह बोलो ये शाम को लेके आता है। कल तो एक फिनाइल की बोतल में भर लाया था, बोले लो पी लो। उनने कहा चलो एक आदमी निपटेगा, जान छूटेगी।
तो इसलिए हड़ताल पे चले गए साहब कि महंगाई के अनुपात में उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था तब भी उनको उतनी सैलरी मिल रही थी, और अब 110 रुपए लीटर हो गया है तब भी उनको ही सैलरी। तो आधा रास्ते उनको गाड़ी चला के आते और आधे रास्ते उनको हाथ में गाड़ी लेके आना पड़ता है। अब उनका ये कहना है कि हमारा सैलरी बढ़ाओ, डीए बढ़ाओ, सब बढ़ाओ, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट पड़ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमको ये बताता है कि भैया बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में ये पर्टिकुलर क्लास के जिनका भी डेटा उनने कलेक्ट किया है उन क्लास के लोगों के इंडेक्स लिविंग स्टैंडर्ड में इतना इतना चेंज आया। मान लीजिए सीपीआई अपन ने निकाला और सीपीआई 140 आया, तो सीपीआई 140 आना इस बात को इंडिकेट करता है कि प्राइस जो है वो 40% हाइक हो गई है साहब। बेस ईयर की तुलना में महंगाई औसतन ऑन एन एवरेज कितना बढ़ गई है? 40% बढ़ गई है। तो बंदे की इनकम भी कितनी बढ़नी चाहिए? 40%। अगर उसको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो अब वो क्या मांग करेगा कि मेरे को 1400 रुपए दो, तब जाकर के मैं अपने बेस ईयर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाऊंगा। अब आप तो 1000 ही पकड़ा रहे हो, तो 400 रुपए का घाटा पुटा कहां से पूरा करूं? समझ में आ रही है? तो इंडेक्स नंबर हमको ये इंडिकेट करता है कि क्या प्राइस लेवल में चेंजेस हुए और उस अनुपात में व्यक्ति की इनकम क्या बढ़नी चाहिए। इसको कैलकुलेट करने की दो मेथड है। एक मेथड है समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लास्पारे का इंडेक्स नंबर है जिसका नाम यहां बदल के हो गया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्या नाम हो गया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसी से सीपीआई निकल जाएगा। और एक होता है सीपीआई इज इक्वल टू समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W। ये भी मेथड पड़ी हुई है, इसका नाम यहां हो गया है फैमिली बजट मेथड, उसका नाम हो गया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड में से किसी का भी उपयोग करेंगे आंसर सेम निकलेगा। ठीक। अब हमसे बोला गया है कि आप सीपीआई निकाल लीजिए। हमने सीपीआई इन दोनों में से कोई एक मेथड का इस्तेमाल करके सीपीआई निकाल लिया 140। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में कि करंट ईयर सीपीआई तो 140 है, बंदे की बेस ईयर की इनकम 2000 है, करंट ईयर सीपीआई 140 है, तो उस बंदे को करंट ईयर में कितने रुपए कमा लेना चाहिए कि वो अपने बेस ईयर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके? डेफिनेटली 40% ज्यादा। तो वो अपन कैसे निकालेंगे? 2000 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100। कन्हैया देख लेना, तू नहीं तो फिर कंफ्यूज होएगा। बेस ईयर इनकम मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सीपीआई डिवाइडेड बाय 100। तो सीधे सीधे हमने क्या करा, 2000 का 140 40% निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा ये? 2800 रुपए चाहिए उसको। यूं भी समझ लो तो 2000 का 40% 800 रुपए होता है, तो 2800 रुपए होगा। अब जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा होगा वो यूं ही कर लेगा, थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा तो 5वीं 6ठी क्लास का, फाउंडेशन वाला नहीं। तो 2000 का 40% 800 रुपए, 800 प्लस 2000 तो 2800 रुपए चाहिए भैया उसको। तो अब उसको 2800 रुपए मिल रहे हैं, तो वो अपने बेस ईयर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएगा। 2800 से ज्यादा मिलेंगे, 3000 रुपए मिलेंगे, तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 3000 मिले, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले, कुछ खर्चा पानी किया जाए, कुछ खरीदारी की जाए। और अगर उसको 2800 से कम मिले, 2500 ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो लॉस में है। 300 रुपए के खर्चे उसको एडजस्ट करने पड़ेंगे। वो सरकार से बोलेगा कि सरकार आप मेरे को 300 रुपए का डियरनेस अलाउंस दो, महंगाई भत्ता दो। सैलरी नहीं बढ़ा रहे ना, मत बढ़ाओ। 2500 दे रहा हो ना, ठीक है, अब एक काम करो, 300 रुपए महंगाई भत्ते के नाम पे मेरे को दे दो। तो इस जानकारी के आधार पे कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन बने। आपको बोला गया कि बंदा बेस ईयर में 2000 रुपए कमा रहा है, करंट ईयर सीपीआई 140 है, बताइए उसकी करंट ईयर की इनकम क्या होना चाहिए? तो 2800 रुपए होना चाहिए। ये भी ठंडी नहीं है।
ठीक है यार, कल से घर से लाऊंगा मैं भी मटका भर के। क्या क्या घर से लाओ बता। खाना भी ले आओ तो लोग खा जाते हैं छीन के। इतने बड़ा डब्बा भर के चने रखे थे परसों, कल शाम तक डब्बा ही खाली हो गया। चने भी लोग नोच नोच के खा गए, चने परमल ही खा गए। यह हालत। हाँ, अपन तो आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि उसको करंट ईयर में कितना कमा लेना चाहिए, तो जवाब हो गया 2800 रुपए। दूसरा प्रश्न उन्होंने बोला कि भैया वो तो 2400 रुपए ही कमा रहा है करंट ईयर में, तो वो फायदे में है या नुकसान में है, तो लॉस में है। तीसरा प्रश्न ये बन गया कि भैया वो तो 2400 ही कमा रहा है, अब वो सरकार से कितने रुपए का डीएनएस अलाउंस डिमांड करेगा, तो 400 रुपए का करेगा। वो साधारण से शब्दों में, वो साधारण सा उदाहरण लेकर के मैंने आपको ये समझा दिया है। इसका न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न संभावित बनते हैं 3। करंट ईयर का इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, बेस ईयर का इनकम दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा भैया बताइए उसको इस डेटा के आधार पे अब वो करंट ईयर में कितना कमा ले कि वो अपने बेस ईयर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ले, तो जवाब आएगा 2800 रुपए। भैया वो तो 2400 रुपए ही कमा रहा है, लॉस में है कि प्रॉफिट में है, तो लॉस में है। भैया वो 24 रुपए ही कमा रहा है, अब उसको कितने रुपए का सरकार से डीएनएस अलाउंस ले लेना चाहिए, तो वो बोलेगा डिफरेंस 2800 2400 का डिफरेंस कितना हुआ, 400 रुपए। वो बोलेगा कि मेरे को डीएनएस अलाउंस दिया जाए, महंगाई भत्ता सरकार क्या बोलती है। अब कर्मचारी तो हड़ताल कर रहा है, क्या बोल के हड़ताल कर रहा है कि साहब मेरी सैलरी बढ़ाओ, आप तो 2400 कर रहे हो, मेरे तो 2800 चाहिए। तो सरकार बोले कि देख भाई 2800 रुपए तेरी सैलरी करेंगे ना तो टीए डीए मिला मुलू के तेरी सैलरी 3200 हो जाएगी, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी 400 रुपए, उसके साथ तमाम चीजें बढ़ेंगी, और उसके बाद फिर अगली जब सैलरी बढ़ने की बात होगी तो फिर 2800 से बात होगी। तो हम तो 2400 ही सैलरी रखेंगे, लेकिन तेरे को खर्चा पर्चा मेंटेन करने के लिए तेरे को क्या करते थे हम, महंगाई भत्ते के तौर पे 400 रुपए दे देते हैं। तो आप देखते होंगे अखबारों में आता है, वो सरकार एक बोल तो देती है लेकिन हर साल महंगाई भत्ता ईमानदारी से देती नहीं है, फिर वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ये हड़ताल करते हैं, ऐसी की तैसी तुमने देने का बोला था और मेरा 2 साल का बच्चा 20 साल का हो गया और तुमने तो दिया ही नहीं, और मैं उसको कश्मीर घुमाने ले जाने वाला था, ले ही नहीं जा पाया हूँ, और फलाना और ठिकाना। तो फिर वो कहते हैं इकट्ठा ले लो, तो फिर वो इकट्ठा दे देते हैं, ब्याज फ्याज लगा लोगों के सरकारी रेट से वो दे देते हैं सरकारी कर्मचारी को। तो इस तरीके से जो है डीएनएस अलाउंस को कैलकुलेट करने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समझ में आ रही है बात। अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अपना तो मकसद एक ही है, सीए फाउंडेशन परीक्षा में इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन आए जितने उतने सही करके 5 नंबर बटोर के आगे बढ़ना। बोलो हाँ कि ना, बस नंबर बटोरो आगे बढ़ो, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना कि उसको कितने मिले होंगे, बेचारे को 400 मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, 400 में उसका क्या होता होगा, 400 में तो पिज्जा भी नहीं आता, बेचारा कैसे जीवन जीता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे दुखी हो जाते। तो ये एग्जाम्पल है, इसके ऊपर आप मत जाइए, ठीक। चलिए आगे बढ़े। ये लास्पारे पाश्चर फिशर के बाद दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है इस चैप्टर में। उसके बाद 3 छोटे छोटे से टॉपिक और, एक तो हमने पढ़ा बेस शिफ्टिंग। कौन सा? बेस शिफ्टिंग का मतलब क्या, बेस को शिफ्ट करो। जब इंडेक्स नंबर बनाते बनाते बहुत सारे सीरीज पीछे, बेस ईयर बहुत पुराना हो जाता है, तो उससे क्या होता है फिर मजा नहीं आता, एक्चुअल फिगर नहीं मिल पाता, क्योंकि बेस ईयर बहुत छोटा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेस को शिफ्ट किया जाए, तो बेस शिफ्टिंग का एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया फार्मूला? इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन ईयर, गिवन ईयर मतलब जिसके लिए निकाल रहे हैं वो, डिवाइडेड बाय
इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, न्यू बेस ईयर का इंडेक्स नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100, तो शिफ्ट हो जाएगी बेस, एक फार्मूला बढ़ गया। ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में एक आध बार ही पूछा गया है, और एक बार भी उनने फार्मूला ही पूछा है कि इसका फार्मूला क्या है वो बता दो, क्योंकि इसके कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते नहीं है, तो ले दे के अपने को यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है साहब, आगे बढ़े। चलिए उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक है वो आता है आपका स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग की भी एक बार उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली, एक बार फार्मूला पूछ लिया। तो स्प्लाइसिंग क्या है? तो अनकंप्लीट इंडेक्स नंबर सीरीज को एक दूसरे की सहायता से, एक कॉमन ओवरलैपिंग ईयर की सहायता से कंप्लीट करने की मेथड है ये। दिस इज अ मेथड ऑफ लिंकिंग टू अनकंप्लीट इंडेक्स नंबर सीरीज विथ a common base year, with a common overlapping year and common items। कॉमन आइटम भी कॉमन है, बेस ईयर भी कॉमन है, ओवरलैपिंग ईयर एक दे रखा है, और दो अनकंप्लीट इंडेक्स नंबर सीरीज को अगर हम एक दूसरे की सहायता से कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो स्प्लाइसिंग जो है वो दो प्रकार से होती है। ये मान लीजिए आपके पास दो सीरीज है ए और बी, आपके पास ये खाली है, मतलब इसके डेटा मालूम है 80 है, 100 है, इसका 125 है, फिर 140 है, 165 इंडेक्स नंबर है, 180 इंडेक्स नंबर है, और इधर दो जगह खाली दे दी है, इधर इनने 100 दे दिया है, 120 दे दिया, 160 दे दिया है, 175 दे दिया है ऐसा, और इधर ये नहीं दे रखा है, ये खाली है। ये दो सीरीज है ऐसी। ठीक, तो इसकी सहायता से इसको कंप्लीट करना फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग है, और इसकी सहायता से इसको कंप्लीट करना बैकवर्ड स्प्लाइसिंग है। दोनों के फॉर्मूले आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन तो आने से रहा, तो पूछा क्या जाएगा? सिर्फ फार्मूला। तो फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग का फार्मूला याद हो, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग का फार्मूला याद हो, अपना काम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब कुछ मेरे फॉर्मूले में और मॉड्यूल के फॉर्मूले में लिखने का कोई फर्क? अरे यार, प्राण निकाल दिया तूने तो, आज जान ले ली मेरी। इधर सुन, संस्कार इधर आ। वो एक तो वो बोतल उठा पानी की, और चाय वाय कैसी बन रही है अभी नीचे? ठीक ठाक? बिना शक्कर वाली बनाएगा कि नहीं? तो बनवा ले यार, उसको कहना थोड़ी ढंग की बना दे यार, भगवान बहुत भला करेगा। कैसी बनती चाय, तुम पीते हो? शर्मा जी ने जैसा मुंह बनाया अभी, उस हिसाब से अगले 5-7 साल तक मैं नीचे जाके चाय नहीं पी सकता। कौन पीता है नीचे चाय? तो पीती है? अच्छा, तो हॉस्टल में रहते हो तो तुम तो पीते ही होगे जा करके, तुमको अच्छे बना के पिलाता है। चलो आगे बढ़े। आखिरी में एक फार्मूला बेस शिफ्टिंग का याद हो, डेफिनेशन याद हो, या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे या फार्मूला पूछ लेंगे। डेफिनेशन से मतलब ये कि भाई बनी एक बेस ईयर को दूसरे बियर, पुराने बेस ईयर को नए बेस ईयर में शिफ्ट करना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा या वो मेथड क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं बेस शिफ्टिंग। एक मेथड होती है स्प्लाइसिंग, और एक आखिरी में अपन ने मेथड पढ़ी जिसका नाम है डिफ्लेटिंग। क्या नाम है? डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब, मुद्रास्फीति मतलब कि पैसे की परचेजिंग पावर में कमी आना। परचेजिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। अभी मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का निकाल दिया है, इसने निकाल दिया है। क्या 5 का सिक्का तो धीरे धीरे बंद ही हो रहा है? बंद हो जाएगा। छोटा होता जा रहा, बेचारा कमजोर हो गया है, शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है, दिखना ही बंद हो गया, वो चवन्नी जैसा दिखता है, अठन्नी जैसा। तो
अगर बेस ईयर में कोई बंदा 100 रुपए में 1 किलो शक्कर ला रहा है और करंट ईयर में वो 100 रुपए देकर के आधा किलो ही शक्कर ला रहा है, महंगाई बढ़ गई। तो अब उसको पहले 100 रुपए में 1 किलो शक्कर मिल रही थी, अब 100 रुपए में आधा किलो शक्कर मिल रही है, तो महंगाई डबल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ तो परचेसिंग पावर में कमी आ गई है। महंगाई डबल हो गई तो रुपया आधा ही रह गया, महंगाई डबल हो गई तो इधर का जो 1 रुपया हुआ अब यहाँ 50 पैसे की औकात रह गई उसकी, लिखा हुआ तो उस पर 1 रुपये ही रहेगा, लेकिन औकात उसकी कितनी रह गई 50 पैसे की। 100 रुपए के नोट पे 100 रुपए ही लिखा है, औकात कितने की रह गई उसकी 50 रुपए की रह गई। तो जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है उस अनुपात में रुपये की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। तो अगर हमसे बोला गया है कि इंडेक्स नंबर 100 से बढ़कर के 200 हो गया है, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब महंगाई डबल हो गई है, तो इसका मतलब बेस ईयर का 1 रुपया करंट ईयर में 50 पैसे रह गया। बोलो हाँ कि ना। अगर इंडेक्स नंबर 100 से बढ़कर के 300 हो गया, इसका मतलब बेस ईयर का 1 रुपया अब 33 पैसे ही बचा है। और अगर इंडेक्स नंबर 100 से बढ़कर के 400 हो गया तो इसका मतलब बेस ईयर का 1 रुपया अब 25 पैसे ही बचा है। लिखा हुआ उसके ऊपर 1 रुपया ही रहेगा, लेकिन सामान वो 25 पैसे का ही दिला पाएगा आपको। ठीक, तो इस तरह से महंगाई बढ़ती जाती है तो परचेजिंग पावर में कमी आती जाती है, परचेजिंग पावर में कमी आती है तो ऐसी ऐसी नौबत आ जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि उस करेंसी की कीमत ही नहीं बचती है। ठीक है, मैंने एक आना देखा है अपने जीवन में, 2 आना देखा है, 5 का सिक्का देखा है, 10 का सिक्का देखा है, 20 का सिक्का देखा है, 25 पैसे का सिक्का देखा है और 50 पैसे का सिक्का देखा है। अब आप समझ लो 1 2 3 4 5 6 और 7 करेंसी देश से, चलन से बाहर हो गई है। एक समय में 10 पैसे में हम बहुत सारा खाने का सामान ले आते थे, चटर पटर, मतलब घर वालों से उम्मीद केवल 10 पैसे 20 पैसे की रहती थी। अब 10-20 पैसे के सिक्के वैसे तो दिखते नहीं है, कभी बाई चांस दिख भी जाए तो कोई लेगा भी नहीं, तो वो कोई काम के भी नहीं है, मतलब वो बेकार होगा, कचरा होगा वो। 25 पैसे का भी हमने चलन देखा है, ऐसी झांकी थी 25 पैसे की कि घर में मेहमान आया और उसने 25 पैसे दे दिए, मतलब वो हमारा सबसे अच्छा प्यारा मेहमान है। बड़ी मौसी आती थी तो 25 पैसे देती थी, छोटी मौसी आती तो 5 पैसे देती थी। हम कभी पैर नहीं पड़ते थे उन छोटी मौसी के, बड़ी के पड़ते थे क्योंकि 25 पैसे देती थी। समझ में आ रही बात। तो 50 पैसे में मैंने पिक्चर देखी है टॉकीज में जाके, कितने में 50 में पिक्चर। 1 रुपए 60 पैसे की सबसे बड़ी ऊपर क्लास होती थी। तुम्हारे मम्मी पापा से पूछना, कभी वो बताएंगे, और शायद अब तो वो भी क्या बताएंगे, और थोड़ा ऊपर मामला हो गया। अब तुम्हारी जनरेशन के मम्मी पापा के तो जमे में सब समय आ गया था, मल्टीप्लेक्स वगैरह सब चालू हो गए, लेकिन इतने में 1 रुपए मिल जाते थे तो पार्टी हो जाती थी, क्योंकि 50 पैसे की टिकट, 10-20 पैसे का आलू बड़ा और 10-20 पैसे की और कुछ चटर पटर खा लो, टॉकीज में हो गया। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न तो कोई चलती नहीं थी। तो इसलिए अब ये सब पैसे क्या हुए, चलन के बाहर हो। एक समय, आज से 20 साल बाद आप भी बोलोगे हमने 1 रुपए का सिक्का देखा, हमने 2 रुपए का सिक्का देखा, हमने 5 रुपए का भी सिक्का देखा। और जब तक ये सब स्वर्गीय हो जाएंगे, 1 का सिक्का 2 का सिक्का अभी भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब अपन आजकल तो 5 रुपए भी दुकानदार छोड़ देता है। सब्जी वाला भी कहता है भैया 5 रुपए खुले नहीं हो तो रहने दो, मत दो, हाँ कि ना। तो इसलिए जो है धीरे धीरे तो ये डिफ्लेटिंग है साहब, ऐसे करते करते धीरे धीरे करेंसी खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इंडेक्स नंबर के चैप्टर में जो मैंने आपको अभी पिछले 1 घंटे में बताया, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अपनी सीधी सीधी सी रणनीति ये है कि एवरेज क्वेश्चन
अगर अपन मान के चलें सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्सन के, तो 10 से लेके 15 के बीच में आएंगे। ठीक, 12 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 16 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन हमारे इंडेक्स नंबर के आएंगे। तो ये हमारी जो है 15, 16, 17 नंबर की व्यवस्था है, यानी कि हम मान के चलेगी 15 से लेके 20 नंबर तक की व्यवस्था है ये अपनी। आधा स्टैटिस्टिक्स इधर से अपन निकाल सकते हैं, और बहुत सरल सरल से चैप्टर हैं। अभी इसमें अगर अपन पहला चैप्टर भी इंक्लूड कर दें, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि बहुत सरल है, तो 4 से 5 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, तो मिला करके आपका टारगेट 25 तक चले जाएगा। तो 25 क्वेश्चन बिना कोई माइनस मार्किंग के आप जो है वो हासिल कर सकते हैं इस तरीके से, बिना प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के झांसे में आए, बल्कि 30 नंबर तक आप कवर कर सकते हैं। ये सब मिलकर के 30 नंबर खींच देगा आपको। 10 नंबर में ही आपको जो है सेंटर प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने को मिलेगा, बाकी तो सब बेकार है। अगर अपन दिसंबर 22 के क्वेश्चन पे जाएं जरा, आपने जो परीक्षा दी वो वाली, तो उसमें एक क्वेश्चन तो उनने आपको दिया है कि समेशन ऑफ P1 Q1 दे रखा है 99, फिर समेशन ऑफ क्या दे रखा है P1 Q0 भी दे रखा है, फिर समेशन ऑफ P0 Q1 भी दे रखा है, और P0 Q0 दे रखा है, चारों टोटल दे रखा है, और लास्ट पर एज इंडेक्स नंबर निकालने का बोला है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सिर्फ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है दो टर्म को। फॉर्मूला अगर याद हो तो बहुत आसानी से आधे से भी आधे मिनट में अपन एक नंबर लेकर के आगे निकल सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है, वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर which of the following index number measure the changes from month to month in the cost of a representative basket of goods and service of the type which are bought by a typical householder। एक टिपिकल गृहस्थ के द्वारा, आपके हमारे में आपके पिताजी, आपके चाचा जी, मामा जी, काका जी, टाटा जी सब गृहस्थ हैं। सब हम अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए दो चीजों का भुगतान करते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है सर्विस। भाई साबुन लाए, तेल लाए, आटा लाए, दाल लाए, चावल लाए, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। बिजली का बिल भरा, सर्विस पे करी। मोबाइल का बिल भरा, सर्विस पे करी। बस का किराया दिया, सर्विस पे करी। रेलवे का किराया दिया, सर्विस पे। दो ही तो खर्चे जीवन में। तो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब यह है कि उसके लिए शब्द यूज किया गया है कि उत्पाद और सेवाओं को खरीदने के लिए एक गृहस्थ के द्वारा जो खर्च किया जाता है, तो उसके कॉस्ट ऑफ मतलब प्राइस के अंदर मंथ टू मंथ होने वाले प्राइस लेवल को मेंटेन करने को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करोगे। ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने आपको, एक तो रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, लास्परेस, फिशर और पाशेस इंडेक्स नंबर। अब इसका जवाब है रिटेल। उसका कारण ये है कि बाकी के सब होलसेल पे बेस्ड है। अब गृहस्थ को होलसेल से क्या लेना देना? कितने परिवार वाले लोग बाहर जाकर के होलसेल में सामान खरीदते होंगे? खरीदते हैं क्या? आपके हमारे घर में क्या होता है, चलो 4 लीटर तेल चाहिए, खरीद लाओ। आजकल तो लोग आटा भी नहीं खरीदते, जाएंगे 20 किलो गेहूं हम महीने खरीदेंगे, पिसवाएंगे, ले आएंगे, या फिर 20 किलो आटा ही ले आएंगे। तो रिटेल शॉप पे जाकर के तो हाउस होल्ड गृहस्थ जाकर के कहां से सामान खरीदेगा? रिटेल की दुकान से। इतनी सारी सैकड़ों की तादाद में रिटेल की दुकानें हैं, वो होलसेल थोड़ी है। होलसेल तो वो लेके आते हैं। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? जब उन्होंने ये लिख दिया ना पर्टिकुलर टिपिकल हाउस होल्ड, तो टिपिकल हाउस होल्ड का मतलब आप समझ जाओ कि वो तो रिटेल दुकान पे जाएगा, तो रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर देखा जाएगा। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड। ये कुल मिलाकर के 10वीं बार क्वेश्चन पूछा गया होगा पूरे इतिहास में। जो फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों होता है? फिशर का इंडेक्स आइडियल नंबर होता है क्योंकि
वो फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, टाइम को करता है कि बोथ को करता है? बोथ को करता है। मतलब मेरे ख्याल से ये इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन 2 मिनट में निपट जाने चाहिए। पढ़ो और निशान लगाओ। मेरे ख्याल से दिसंबर 22 में बहुत सिंपल पेपर आया था, वेरी सिंपल पेपर। बेसिक भी अगर कोई पढ़ के चले आता स्टैटिस्टिक्स का ना, तो 40 नंबर निकाल के लिए आता वो। आगे बढ़ते हैं। लास्पारेज इंडेक्स नंबर 119 दे रखा है और पाशे इंडेक्स नंबर 112 दे रखा है और फिशर पूछा है। आधे सेकंड का उत्तर है 119 मल्टीप्लाई बाय 112 और रूट लगाना है कैलकुलेटर पे, आंसर आ जाएगा। बताइए साहब, आप जानवी जी क्या लगता है आपको? 2 मिनट में क्वेश्चन पेपर इस इंडेक्स नंबर का निपट रहा है कि नहीं निपट रहा है? इसमें भी सोचेंगे अपन। अगला क्वेश्चन, इन प्राइस इंडेक्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन प्राइस इंडेक्स व्हेन ए न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड? अगर हमको इंडेक्स नंबर की सीरीज में कोई नए आइटम को ऐड करना है तो हमको कौन सा इंडेक्स नंबर यहां पर यूज करना चाहिए? पहला है शिफ्टेड इंडेक्स नंबर, दूसरा है स्प्लाइसिंग, तीसरा है डिफ्लेटिंग, चौथा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर वैल्यू के लिए बनाया जाता है। डिफ्लेटिंग का मतलब तो स्फीति होता है। स्प्लाइसिंग मतलब दो अनकंप्लीट को कंप्लीट करना है, तो बचा कौन सा? शिफ्टेड इंडेक्स नंबर। कौन सा? शिफ्टेड। भाई आपने प्राइस होता है ना, जैसे चलते चलते कई चीजें हमारे लिस्ट में नहीं शामिल हो जाती हैं खर्चों में। बोलो हाँ कि ना। सामान की लिस्ट बनाते बनाते जब आप देखोगे हर महीने का किराना आता है, तो कई बार हम कुछ नई चीज उसमें ऐड कर लेते हैं। अरे यार ये ले आओ। अब मैगी पहले नहीं आती थी लोगों के सामान में, अब मैगी के 4 पैकेट हर बार किराने की लिस्ट में लिखाते हैं। कंपलसरी फूड, जिसको देखे बिना नई जनरेशन का बच्चा जी नहीं पाएगा बेचारा, मैगी आ जाती है। ऐसे कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई। चीज आ गया, बटर आ गया, जो पहले के जमाने में घरों में नहीं आते थे, तो उसको अगर आपको ऐड करना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन आए साहब इंडेक्स नंबर के। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और एक, ये 5 क्वेश्चन आए। और 5 क्वेश्चन आराम से कोई भी व्यक्ति जिसने इंडेक्स नंबर थोड़ा भी ढंग से पढ़ा, थोड़ा भी ढंग से क्या, मेरा अगर आज का भी सुन ले वो, तो ये 5 क्वेश्चन कर ले कि नहीं कर ले? तो ऐसे ही आपके भी आएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कोई सज्जन के द्वारा कि जून में कठिन पेपर आता है, ऐसा बोल बोल के डरा रहे हैं। कठिन उसके लिए भैया जिसने कुछ नहीं पढ़ा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये 5 क्वेश्चन भी कठिन है। उसने पढ़ा ही नहीं लास्पारे क्या है, पाशे क्या है, फिशर क्या है, तो उसके लिए तो कठिन है। आप पढ़ के जाओ तो सब सरल ही सरल है। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं, जून 2022 में आते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज्ड इन विच इंडेक्स नंबर? नंबर 1 लास्पारे, फिर पाशे, फिर फिशर और फिर नन। कितनी देर का क्वेश्चन? आधे सेकंड का। फिशर, ज्योमेट्रिक मीन। विच टेस्ट इज नोन फॉर द शिफ्ट बेस इंडेक्स नंबर? बेस को शिफ्ट करने के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर जाना जाता है? फैक्टर टेस्ट, टेस्ट को जाना जाता है, सॉरी, फैक्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट में बेस शिफ्ट करते हैं ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, बेस चेंज होती जाती, करंट ईयर चेंज होता जाता है। लास्ट पर इंडेक्स पासेज डू नॉट सेटिस्फाइड, लास्ट पर और पासेज सेटिस्फाइड नहीं करते। यूनिट टेस्ट, फैक्टर टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और बाउलिस टेस्ट। बताओ साहब, अब इसमें क्या है? वो तो फैक्टर को भी नहीं करते हैं, तो इसमें आंसर चौथे नंबर पे आना चाहिए था। दोनों, बी एंड सी बोथ, दोनों को ही नहीं करते ना। लास्ट पर और पासे किसको करते हैं? हाँ, सिर्फ यूनिट टेस्ट को करते हैं बस। उन्होंने बोला डू नॉट सेटिस्फाइड, तो डू नॉट सेटिस्फाइड में भी तो टाइम भी आएगा और फैक्टर भी आएगा। चलो, लास्ट पर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर वेट,
प्रेजेंट ईयर वेट, लास्ट ईयर वैल्यू, प्रेजेंट ईयर वैल्यू, लास्ट ईयर वेट। चलिए साहब, फिर प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पूछ लिया है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा लग रहा है जैसे नंबर बांट रहा है वो, ले लो रे जिसको चाहिए वो। Which one of the following is not appropriate for calculation of index number? For calculation of index number, unit test, price relative test, circular test और time reversal test। वो कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो किसी फार्मूले की एडिक्वेसी को चेक करने के काम आता है। तो यूनिट टेस्ट तो आता है, सर्कुलर टेस्ट भी आता है, टाइम रिवर्सिबल आता है, सिर्फ एक नहीं आता है प्राइस रिलेटिव, वो कोई टेस्ट है ही नहीं। तो प्राइस रिलेटिव टेस्ट इसका आंसर हो गया। 1 2 3 4 और 5 और 6 क्वेश्चन सारे के सारे थ्योरेटिकल, एक भी न्यूमेरिकल नहीं। और आपके अटेम्प्ट में और उसके पहले वाले अटेम्प्ट में सर आपसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इस बार आपके बिल्कुल चांस बन रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। अगला देखते हैं दिसंबर 21। अब दिसंबर 21 में आपको P10 और P01 देके बोला जा रहा है इंडेक्स नंबर 1001 देन तो ये जो टेस्ट है P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1, ये कौन सा टेस्ट है? टाइम रिवर्सल टेस्ट। आधे सेकंड का आंसर। अगला क्वेश्चन, द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ कमोडिटीज व्हेन द वेट्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज इन द करंट ईयर, ये कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा? करंट ईयर को वेट के रूप में कौन लेता है? करंट ईयर क्वांटिटी को वेट के रूप में कौन लेता है? पाशे। तो आंसर पाशे इंडेक्स नंबर, यही पूछ रहा है वो। उसके अगले वाले में उन्होंने P0 Q0 दे दिया, P1 Q1 दे दिया है और फिशर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने को बोला है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बता दो यार। हाँ यार, आप नाराज हो पर ठीक है, बता दो फिशर इंडेक्स नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चौथे नंबर पे आ गए, इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन। अब देखो यहाँ यूजेस दे दिए उनने, 4 दे दिए, 3 दे दिए, एक गलत है। इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन फ्रेमिंग इकोनॉमिकल पॉलिसीज, उसमें तो यूज होता है। रिवीलिंग ट्रेंड को रिवील करने में, फॉरकास्टिंग करने में और आइडेंटिफाई एरर्स। तो एरर को आइडेंटिफाई करने में उसका क्या काम है भैया? फॉरकास्ट करने में मदद करता है, रिवील करने में, ट्रेंड को सेट करने में मदद करता है और फ्रेमिंग करने में मदद करता है इकोनॉमिकल पॉलिसीज को। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, इफ 3 इंडेक्स नंबर, 3 लिखा है ना, इफ 3 इंडेक्स नंबर नेमली लास्परे पाशे एंड फिशर डू नॉट सेटिस्फाई डेस टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। लास्परे पाशे और फिशर तीनों ही कौन से टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करते? सर्कुलर टेस्ट को नहीं करते। 5 क्वेश्चन दिसंबर 21 के आए हुए, 5 इसके बाद आए हुए, 6 उसके बाद, 16 क्वेश्चन अभी तक कर लिए। कहीं कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन उनने अपने से पूछ लिया हो। परंपरागत पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन आ गए जुलाई 2021 में। पहले में P0 Q0 दे रखा है, सब दे रखा है, फिशर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगले वाले में फिर P0 P1 और Q0 Q1 सब दे रखा है और पाशे इंडेक्स नंबर निकालने का बोला, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेबल बनाओ, कैलकुलेटर चलाओ, कर लो। थोड़ा सा टाइम खाने वाला है पर कर लो। उसके बाद अगले वाले में ये ट्रेंड का ये टॉपिक हट गया है। इसके पहले ये यहां पर अपने को टाइम सीरीज करके एक चैप्टर था, तो टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर के मिलाकर के 5-6 क्वेश्चन आते थे। अब टाइम सीरीज हटा दिया है नए सिलेबस में, मतलब 2000 इसके लास्ट अटेम्प्ट में आया था टाइम सीरीज, इसके बाद नहीं आया। ये कौन सा देख रहे हैं अपन? जुलाई 21। जुलाई 21 के पहले आपको टाइम सीरीज दिखेगा, जुलाई 21 के बाद आपको टाइम सीरीज नहीं देखो। टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, हटा दो इसको। उसके बाद एक लास्ट पर है और फिर P0 Q0 P1 Q1 दे दिया, मार्शल एयरबर्थ निकालने का बोल दिया है, 3 न्यूमेरिकल फंसा दी है। ठीक,
चौथे पे आए अब अपन अगले पे। अगले पे क्या है, हाँ, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोस फ्रॉम 120 टू 180। ये मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन देता है। 120 से बढ़कर के 180 हो गया है। एंड सैलरी गोस फ्रॉम 240 टू 540। वर्कर की इनकम 240 से 540 हो गई है। तो व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन रियल इनकम, व्हाट इज द इंक्रीज इन रियल इनकम, बताइए रियल इनकम में क्या इंक्रीज होगा। पहले तो अपन निकाल लें, देखो बेस ईयर इनकम कितनी है 240, करंट ईयर सीपीआई कितना है 180, डिवाइडेड बाय बेस ईयर की जगह अभी 120 लेना पड़ेगा, 100 की जगह 120, बताओ ये निकालो जरा कितना आ रहा है 360। तो 360 आंसर। कायदे से वो रियल इनकम पूछ रहा है, रियल वेजेस नहीं पूछ रहा, इन टर्म्स ऑफ रियल वेजेस नहीं पूछ रहा। मतलब उसकी करंट ईयर इनकम कितनी होना चाहिए, तो 360 उत्तर आ रहा है। ये सीपीआई का क्वेश्चन लास्ट आया था जुलाई 2021 में। अब अपन आ रहे हैं 2 साल बाद, जून 2023, तो इसमें आ सकता है। इसमें भी ये 4-5 क्वेश्चन आए। उसके बाद अपन आ गए जनवरी 21 में। जनवरी 21 में द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, वेटेड इंडेक्स नंबर होता है कि वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है, तो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है। अगला फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड सर्कुलर टेस्ट। फिशर बाकी को तो करता है, सर्कुलर को नहीं करता। व्हेन द प्राइजेस फॉर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड ऑफ ऑल द कमोडिटीज आर changing in the same ratio, then the index number due to last price and passage index number will be equal। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, सेम रेशो में चेंज होगा तो आप प्राइस बेस ईयर की लो या करंट ईयर की लो, क्वांटिटी बेस ईयर की लो या करंट ईयर की लो, कोई भी चेंज नहीं होगा। इस मामले में लास्ट पर और पासे इंडेक्स नंबर सेम रिजल्ट देंगे अगर सेम रेशो में चेंज होता है तो 1 2 3 क्वेश्चन ही आए इस अटेम्प्ट में जनवरी 21, और टाइम सीरीज का एक भी नहीं पूछा। 20 में आ गए नवंबर। फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड सर्कुलर टेस्ट। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज, क्या होते हैं इंडेक्स नंबर, स्क्वायर होते हैं, रेशो होते हैं, परसेंटेज होते हैं या कॉम्बिनेशन होते हैं, परसेंटेज होते हैं। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, उनको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, हालांकि परसेंटेज का साइन नहीं लगाते पर फिर भी हम उनको किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। चलिए लास्ट पर इंडेक्स नंबर 110 दे रखा है, फिशर इंडेक्स नंबर लास्ट पारे का 110 दे रखा है और फिशर का दे रखा है कितना 109, और पाशे का पूछा है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 109 बराबर अंडर रूट 110 इंटू पाशे, स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय 110 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस अटेम्प्ट में भी 3 क्वेश्चन आए बस। नवंबर 20 में भी 3, जनवरी 21 में भी 3, और तीनों बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेक्स नंबर के मामले में। ठीक है साहब। उसके बाद अपन आ गए नवंबर 19 में, इसमें थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं क्वेश्चन। नवंबर 19, अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो टाइम सीरीज का है। आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिखे जिसमें सीजनल इंडाइसेस, साइक्लिक वेरिएशन और सेक्युलर ट्रेंड और इस तरह की कोई चीजें दिखे तो आप समझ लेना वो टाइम सीरीज है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। अगला भी टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाइड, फिर वही आ गया। लगातार 3 अटेम्प्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेज एट प्लेस इन ए ईयर 2008 is 225 with 2004 base, then there is, अगर 2004 बेस है और 2008 में इंडेक्स नंबर 225 है तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ बताना। 125% इंक्रीज हुआ, 225% इंक्रीज हुआ, 100% इंक्रीज हुआ कि 25% इंक्रीज हुआ। इसमें से 100 घटा दो तो कितना बचा, 125% इंक्रीज। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले के अटेम्प्ट में आया हुआ है।
18 के पहले में आपको दिखेगा अगर आप करोगे तो। चलिए अगले वाले में फिर सेमी एवरेज मेथड। अब इसमें इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन इंडेक्स नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, बाकी के क्वेश्चन किसके हैं? टाइम सीरीज के क्वेश्चन है। नवंबर 19 में अपन आ गए साहब। अब जून 19 की बात कर लेते हैं। विच इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर? जवाब बता दो फिशर। चलो अगला क्वेश्चन, सेमी एवरेज मेथड टाइम सीरीज का हटा दो। विच इज नॉट सेटिस्फाइड फिशर इंडेक्स नंबर? सर्कुलर टेस्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगले वाले में P0 Q0 P1 Q1 दे रखा, लास्ट पारे निकालने का बोला गया है। सबसे ज्यादा लास्ट पारे पूछा है उनने इस टाइप के क्वेश्चंस में। निकलेगा कि नहीं निकलेगा लास्ट पारे? अगले में वो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन ईयर 2015, 2015 में सीपीआई 97.5 था और 2018 में सीपीआई 115 है। ठीक। द सैलरी ऑफ द वर्कर इज इन 2015 इज 19,500। हाउ मच एडिशनल सैलरी was required for him in 2018 to maintain the same living standard of 2015? 2015 में कितना? 19,500 मल्टीप्लाई बाय कितना? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आ गया क्या जीएसटी नंबर? चलो मैं चेक करके क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर से बताता हूँ। हाँ 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 भाई, कितना निकला? कितना? अब 23,000 तो उसको चाहिए, तो एडिशनल कितना चाहिए? 19,500 इसमें से माइनस कर दो। ऑप्शन में 3,500 आंसर दे रखा है, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रेंड का क्वेश्चन है, हटा दो। ये सब टाइम सीरीज के क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन कम है। तो ये जून 19 भी हो गया सब। बाकी 18 तक के तो अपन ने कर लिए, और अगर होंगे भी तो ऐसे ही कुछ होंगे, इसके अलावा नया कुछ भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं करने के पीछे मकसद ये है कि लगातार 4-5 साल 10 साल 15 साल से एक ही एक चीज पूछी जा रही है, एक जैसे ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके समय में कोई चेंज कर देंगे क्रांतिकारी। जैसा कि बोल रहे हैं कि हर साल मई अटेम्प्ट होता है, हर साल लोग बोलते हैं कौन से मई अटेम्प्ट में क्वेश्चन कठिन दिखे? दिखे क्या कि भाई आउट ऑफ सिलेबस जाके पूछते हैं बदले की भावना से, अरे मई वालों को तो मारो, इनकी ऐसी की तैसी। उनको क्या लेने देना? उनको एग्जाम लेनी साल में 2 बार, उनको क्या मई अटेम्प्ट से और नवंबर अटेम्प्ट से लेना देना है? भेदभाव क्यों करेंगे? तो फालतू की बात है। सुनी सुनी बातों पे ध्यान न दे, अफवाहों से सावधान रहे। परीक्षा के समय पे अफवाहें ज्यादा चलती हैं, तो बच के रहे। इंडेक्स नंबर कर ले। अब आपका क्या बचा? प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मंडे को अकाउंट्स नहीं रहेगा। मतलब जैसे आज तो मैं मान रहा हूं कि अकाउंट्स है और कल भी अकाउंट था तो इतने सारे लोग आए। अब मंडे को अकाउंट नहीं रहेगा तो आओगे कि नहीं आओगे? आओगे कि नहीं? क्योंकि समय लगता है। देखो अपन पढ़ते जा रहे हैं अभी, तो भी अपन देखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा एक चैप्टर खा जाता है। ठीक है, तो मंडे को आप आ जाओ, जितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो एक और फिर एक अगला। और पहला चैप्टर तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो जरूर से आप लोग कर लेना। मित्तल सर का फोन ये था कि वो 12:15 से क्लास लेंगे, 12:30 की बजाय 12:15। तो मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ, आपके पास 20 मिनट का टाइम है अगर आपको कुछ, क्योंकि क्लास फिर 2 बजे तक चलेगी। तो जो हॉस्टल में लंच वंच लेने वाले हैं वो अपना देख लें जुगाड़ पानी। 12 बजे चालू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पहुंच जाओ।
ठीक है, बाकी अब अपन मंडे को मिलेंगे, 5 चैप्टर अपने हो गए, ये अच्छे से हो जाना चाहिए सबके।
रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना।